बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, पूरी उम्मीद है और ज़ाहिर है हम रोज़ आपके साथ आते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं रोज़ाना की स्टोरीज़, ख़ास तौर पे वो जो इसमें आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, चाहे वो दीगर मामलात हो, एंटरटेनमेंट हो, और ख़ास तौर पे आपको बाखबर अगर रखना हो। भले वो 26वीं तरमीम हो, उसके मुख्तलिफ मराहिल हो। सो मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि जी सदफ ऑलरेडी उम्मीद का इजहार कर चुकी हैं कि आप खैरियत से होंगे, और जाहिर है कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम सामने आते ही आपसे आपका हाल चाल पूछें और फिर वो मामलात आपके साथ शेयर करें जो जानना चाहते हैं आप। ख़ास तौर पर अभी ये जो 26वीं तरमीम का मामला था, इस मामले पर आपको पता है कि 2 महीने से काफ़ी इस पर गौर ख़ौस चल रहा था, काफ़ी तरीक़ेकार अपनाए जा रहे थे कि किसी तरीके से इसको मंजूर करवा लिया जाए, और फिर अब हो वही गया है जो कि हुकूमत चाहती थी, यानी कि उन्होंने 26वीं तरमीम दस्तखत कर दी बज़ाहिर सदर मुमलिकत ने। तो अब ये तरमीम जो बिल की सूरत में आई थी, अब ये आइन का हिस्सा बन गई है, यानी कि बाकायदा तौर पर अब ये कानूनी तौर पर ये लागू हो गई है। अब क्या होना है, 25 तारीख को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी रिटायरमेंट होनी है, और आज है 22 तारीख, तो बहुत कम टाइम रह गया है हुकूमत के पास ये डिसाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाए। इसके लिए बाकायदा तौर पे अब खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई है। अच्छा जी, तो बात यह है कि बज़ाहिर ये इम्प्रेशन दिया गया है कि आवाम के वसी तर मुफाद में ये आइनी तरमीम की मंजूरी है, और ज़ाहिर है कि वो शफाफियत का अमल जो है ना, वो 18वीं आइनी तरमीम की रूह के ऐन मुताबिक हो, तो इसलिए उसको करीब तरीन जितना ले जा सकते थे ले जाया गया। वज़ीर आज़म कह रहे थे ऑन द फ्लोर कि आवाम को अब बड़ा जल्दी इंसाफ मिलेगा। मतलब हम तो कोई मसला होता था तो डायरेक्टली जाते ही सुप्रीम कोर्ट थे, लेकिन बहरहाल अपनी अपनी चॉइसेस हैं। लेकिन आई एम श्योर कि लोअर जुडिशरी के बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि रियासत के सुतून कौन कौन से होते हैं। रियासत के सुतून में आपका अदलिया है, अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात कर रहे हैं, और आपकी पार्लियामेंट है, फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसे हम हुकूमत कहते हैं, और इन तीनों का हम इसे ट्रैकोटमी ऑफ पावर कहते हैं। अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना, यानी इन तीनों का चेक एंड बैलेंस होता है, और तमाम जो ये तीनों इदारे हैं एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो अदलिया का भी यही मकसद है, और जमहूरियत में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हुकूमत पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो वो अब कैसे रखा जाएगा? अब जो फैसले होंगे, फाइनल आर्बिटर तो अदालत को ही ये ना हो कि सबसर्विएंट बना दिया जाए। और ख़ास तौर पे ये जो पार्लिमानी कमेटी जब से कल से तश्कील का तरीक़ेकार वज़ह किया गया है, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके बाद तो फिर मामलात वही होंगे, भले आप कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से। तो अब क्या तश्कील दी गई है पार्लिमानी कमेटी? तश्कील जनाब ये दी गई है कि आर्टिकल 175A जिसमें तरमीम की गई, इसकी तरमीम के तहत सीनियर तरीन के बजाय अब 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। अब वही जैसे अशफाक ने कहा कि पार्टी की जो अददी अक्सरियत है उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, सेनेट से फारूक एचनाइक के नाम शामिल किए हैं। नून लीग से भी नाम सुन लेते हैं। नून लीग से हमारे सामने नाम जो आए हैं वो हैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, और कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज़ का नाम शामिल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सेनेट से बैरिस्टर अली ज़फ़र, कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा के नाम दिए हैं। JUI ने सेनेट से कामरान मुर्तज़ा को नामज़द किया है, और MQM ने कौमी असम्बली से राना अंसार का नाम शामिल किया है। तो आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में इजलास होगा, और फिर देखें जी वजारत कानून से 3 नाम मांगे गए हैं इस पार्लिमानी कमेटी ने। चले जी। अच्छा, वजारत कानून नाम देगी? हाँ जी, वजारत कानून पार्लिमानी कमेटी को नाम देगी, वो उस पर डिसाइड करेंगे। वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर नाम ऑलरेडी उनके पास होंगे, फिर वो सीनियर तो सबको पता है कौन है। और उसके बाद फिर वो नाम जाएंगे वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म जो भी गो हेड देंगे फिर सदर साहब उस पर साइन। चलिए जी, फारूक एचनाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, और इसके साथ साथ सेनेटर भी हैं, और लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी वाइस चेयरमैन हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। का भी हिस्सा है ना? जी, उस कमेटी का भी, सबसे इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये अभी जो कमेटी तश्कील पा रही है उसका भी वो हिस्सा है, क्योंकि उनका नाम जा चुका है। तो फारूक एचनाइक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये बेसिकली वो जो हम वैसे ही बात कर रहे थे कि बराह रास्त वज़ीर आज़म के पास इख्तियार आ जाएगा कि वो चुनाव करेंगे, तो लोगों का उस पर काफ़ी एतराज़ था। तो अब वज़ीर आज़म के पास ना सही, हुकूमत के पास तो अददी अक्सरियत की बिना पर अब भी इख्तियार होगा,
कि वो अपना उसके अंदर बात मनवा सकें पार्लिमानी कमेटी में और उन शख्सियत का चुनाव कर सकें आउट ऑफ द मोस्ट सीनियर जजेस जिनको वो करवाना चाहते हैं? ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए जनाब, एज फार एज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट इज कंसर्न और सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, जब 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 193 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते थे with the consultation of the Chief Justice of Pakistan, Governor of the province concerned और Chief Justice of the High Court। इन तमाम की मुशावरात के बाद ये अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जज की होती थी। जब उस वक्त भी आप देखें कि एग्जीक्यूटिव का और पार्लियामान का एक रोल था, मगर जब 18वीं तरमीम आई उन्होंने मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को चेंज कर दिया। उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाई और एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ जजेस बनाई। ठीक है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजेस थे और अटॉर्नी जनरल साहब थे, लॉ मिनिस्टर थे और नॉमिनी ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल था और एक रिटायर्ड जज जो कि 19वीं तरमीम के नीचे लेकर आए। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम जो कि चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके कहने पर ये 19वीं तरमीम आई, जिसमें एक रिटायर्ड जज को इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है। अब जो अपॉइंटमेंट्स होती थी उसके बाद ये खाली ये जो जुडिशियल कमीशन थी, इनका फंक्शन था नॉमिनेट करना और कंफर्मेशन जो होती थी उस जज की जिसको के जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था, वो करती थी पार्लिमानी कमेटी, जिसके 8 मेंबर्स थे जी, जिसके अंदर अपोजिशन के मेंबर्स भी होते थे और ट्रेजरी बेंचेस के भी मेंबर्स होते थे, नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी। जब ये कंफर्मेशन हो जाती थी तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस करते थे टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सर, एक इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बीच में कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी तो इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी ना, प्रोपोर्शनल तो नहीं थी? नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दैट्स व्हाट आई मेंट सर, एज वेल एज द ऑपोजिशन बेंचेस। ठीक है। अब जो क्या कहते हैं 26वीं तरमीम आई है, अब आप ये समझे उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ जजेस को और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मर्ज कर दिया, क्योंकि काफी कुछ जजमेंट्स आ गई थी कि जिसकी वजह से जो पार्लियामानी कमेटी ये फील करती थी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इनको टूथलेस कर दिया है। उसके बावजूद भी कई जगह कहते हैं हुआ है कि उनकी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मगर ये एक जनरल ओपिनियन था पार्लियामेंट्री कमेटी का कि पार्लियामान को इन्होंने बिलिटिल कर दिया है और कमजोर कर दिया है इस कमेटी को, इस जजमेंट की वजह से। अच्छा। तो इसकी वजह से अब ये इन दोनों कमेटीज को मर्ज करके एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन होंगे, जिसमें 4 मेंबर्स भी होंगे पार्लियामान के, 2 ट्रेजरी के होंगे, 2 ऑपोजिशन के होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, जुडिशियल कमिशन। ये तो सर, लेकिन हम सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस की तैनाती के बारे में पूछ रहे हैं, जिस कमेटी का आप हिस्सा है उसमें भारी अक्सरियत में ज़ाहिर है नून लीग है, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त ज़्यादा है। तो ये जो एक तासुर बन रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आगे जाकर जब फैसले आएंगे और फैसलों पे आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह की तनकीद होती है, अगर तो कोई फैसला मुखालिफ के हक़ में आया तो ठीक रहेगा उन्हें, लेकिन अगर हुकूमत के हक़ में आया तो वही मुखालिफ कल को आप पर ये तनकीद करेंगे कि देखें जी आपने तो खुद चुने थे। तो ये इसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, बात इस वक्त यह है कि 25 तारीख को रिटायरमेंट हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी साहब की, और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। इसलिए ये क्लॉज डाला गया है इस 26वीं तरमीम के अंदर कि 3 दिन के अंदर, बाद में इसको 14 दिन में रखा गया, इस वक्त 3 दिन रखा गया है ताकि पार्लियामानी कमेटी जो है, जो कि चीफ जस्टिस साहब को बेस्ट ऑफ 3 में से इनके एक को अपॉइंट किया जाएगा। अब इस चीज के अंदर काफी हर चीज को इवेल्युएट किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उनकी जजमेंट्स को देखा जाएगा, उनकी काबिलियत को देखा जाएगा, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा, मैं समझता हूं कि आपको कम से कम इस वक्त पार्लियामान पर एतमाद करना चाहिए। सनीर साहब, हम सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं कि अब आप जैसे लर्नेड लोग अगर उसके हिस्सा होंगे जो कि कानून से शगफ रखते हैं तो ऑब्वियसली वो होगा, लेकिन हमारा इसमें सवाल कैपेसिटी से बढ़ के एक चीज पे है कि अददी अक्सरियत इस पार्लियामेंट्री कमेटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है क्या अपोजिशन और गवर्नमेंट की?
ये बयान अभी कीजिए। तो उन्होंने 12 लव इक्वल तो इस्तेमाल नहीं किया गया, बस 12 उन्होंने रखे हैं। 12 का जो चुनाव अभी हो चुका है, जो मैं और पीटीआई के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, उनके भी क्या कहते हैं बड़े अच्छे क्या कहते हैं कानूनदान जो है उनके हैं, वो इस कमेटी के अंदर है। इस कमेटी को आप, मैं समझता हूँ, कुछ वक्त दें, ये मीटिंग होए तो लेट अस सी क्या होता है। जो वी अंडरस्टैंड, अच्छा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मैं सिर्फ पूछ रहा था। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं सर, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का पूछ रहा हूँ। हम क्लैरिटी के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें। रिप्रेजेंटेशन इक्वल है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की या प्रोपोर्शनल है, ये बता दीजिए बस। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो बस फिर रह क्या गया सर? अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। एक चीज और बता दें फारूक नाइक साहब, आई रेड के क्लॉज ये भी है, मेरी वजाहत के लिए बता दें और जो नाज़रीन है वो ये कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से अगर कोई एक इनकार कर देता है तो फिर वो जो 2 सीनियर रह जाएंगे उनमें से किसी एक का चुनाव होगा, और अगर दूसरे भी इनकार कर देते हैं जो तीसरा रह जाएगा फिर वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएगा। ऐसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले फर्स्ट 3 में से देखा जाएगा। अगर जितने एक का चुनाव हुआ, जैसे आपने फरमाया, उसने इनकार कर दिया तो नेक्स्ट को जो सीनियर मोस्ट है उसको ऑफर हो जाएगी कि टू बिकम द चीफ जस्टिस। अच्छा, और अगर ये तो नहीं होगा कि लिस्ट अपग्रेड होती जाएगी? अगर तीनों मना कर देंगे तो फिर डेफिनेटली उसके मुताबिक आगे जाना पड़ेगा ना। अगर तीनों ने इनकार कर दिया तो फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। देखिए, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, मैं समझता हूँ लर्निंग है काफी। बड़ी पेशेंटली देखना चाहिए कि इसके इस्तरात क्या होते हैं। इतनी जल्दबाजी के अंदर इवैल्यूएशन जरा मुझे बता दें वो किन बुनियादों पर होगी, क्योंकि एक फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का और एक फैसला आया है 63 का ए का, जो कि काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस की सरबराही में आया है। हमें इस वक्त हमारे सामने ये 2 वजाहतें आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिस पे बार बार काजी फायज़ ईसा साहब ये पूछते हैं वजाहत जारी कैसे हो गई। तो आप किस फैसले को किस तरह एवेल्यूएट करेंगे? देखिए, सारा जो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम अराइज हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर आकर और कानून और आइन की प्रोविजन को सामने ना रखते हुए ये 2 फैसले किए। एक आर्टिकल 63A के अंदर उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा। ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वोट काउंट नहीं होगा। आइन में लिखा हुआ है कि वोट काउंट होगा, मगर उसकी सीट नहीं, मैं तो इवैल्यूएशन के तरीकाकार पूछ रही हूँ, क्योंकि इदारों को डीपोलिटिसाइज किया जाता है ना कि पॉलिटिसाइज, क्योंकि यहाँ जितनी ज़्यादा पार्लियामेंट्री पॉलिटिशियंस इसमें डिसीजन देंगे, फैसला देंगे, अपनी राय देंगे, तो फिर क्या आगे तो मामला चेयरमैन नैब और फिर उसी जैसा हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर। देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो जजमेंट देती है उसका भी फेयर क्रिटिसिज्म होता है, वो अलाउ होता है। और कई मुकदमा फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में भी किए थे और क्या कहते हैं आज भी जो कर रहे हैं वो लोग उस पर बहुत तनकीद करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त सबको इल्म है, सभी आप भी ये बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गया हुआ है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको इंतजार करना चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं क्या ये मुल्क के लिए बेहतर होंगी कि नहीं, और ये वक्त बताएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन है इस वक्त, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको यकजा किया जाए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनको हेल्प करेगी। ये काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है ऑफ प्रिवेलिंग सैनिटी इन द सुप्रीम कोर्ट। सेनेटर साहब, ये काम उनको यकजा करने का काम एग्जीक्यूटिव इस वक्त अंजाम देगा। देखें ना, वो आपस में तो नहीं कर सके। आप देखें, जस्टिस बदियाल के जमाने में भी आपने देखा बहुत ज्यादा डिवीजन थी। जस्टिस साकिब निसार साहब जब थे वो भी चीफ जस्टिस थे, बड़ी सख्त डिवीजन थी। और अब इस वक्त भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अंदर भी डिवीजन है। अगर ये लोग जजेस आपस में बैठ के अपनी क्या कहते हैं मशवरा करके अगर अपनी जो एतराज है एक दूसरे के खिलाफ, देखें डिसेंट करना जजमेंट के अंदर हक है, मगर कोर्ट के अंदर बैठ के एक दूसरे के साथ जिस तरह बिहेवियर हमने कोर्ट में देखा ये पहले नहीं होता। लेकिन फारूक नाइक साहब, आप नहीं समझते हो गया है सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के लिए, ऑनर के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आपस में एक रेस्ट्रेंट इस्तेमाल करें। अच्छा फारूक नाइक साहब, वैसे आप नहीं समझते कि जब भी जिन तारीख के बदतरीन फैसलों का हवाला दिया जाता है उसके अंदर जब भी अगर जाके वजह देखी जाती है तो एट टाइम्स हम देखते हैं कि वो जज साहिबान वही थे जिन्हें प्रॉबली एग्जीक्यूटिव की जानिब से पिक किया गया। डोंट यू एग्री विद दैट? नहीं सर,
एग्जीक्यूटिव ने पिक नहीं किया था। देखें, वो थे मार्शल लॉ के अंदर आके, उन जजेस ने, वही जजेस थे जो कि मार्शल लॉ डिक्टेटर के कहने के ऊपर उन्होंने फैसले दिए। जजेस वही थे और आज भी जजेस वही हैं और कल भी जजेस वही रहेंगे। बस खाली ये है कि अगर क्या कहते हैं कोई दबाव आता है वो पता चल जाता है। अभी भी जो दबाव आया वो पता, सबको इल्म हो गया कि ये जज किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अच्छा। तो ये तो जजेस को देखें, जो जज है वो जैसे भी अपॉइंट हो, अमेरिका के अंदर भी जो अपॉइंट करता है जज, चीफ जज, सुप्रीम कोर्ट का जज है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अपॉइंट करता है और फिर इसकी कंफर्मेशन होती है बाय द सेनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बेसिक अपॉइंटमेंट जो है वो तो करता प्रेसिडेंट है, मगर उसके बाद फिर उस जज के ऊपर है कि वो अपना क्या कहते हैं किस पार्टी के साथ जाए या बिल्कुल अपने आप को इंडिपेंडेंट करे। लास्ट थिंग, ये अदालत में चैलेंज हो सकती है तरमीम? देखिए, चैलेंज तो बिल्कुल चैलेंज करने वाले चैलेंज तो करेंगे, मगर चैलेंज करने के लिए बेसिक जो है वो 3 चीजें देखी जाएंगी। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये अमेंडमेंट क्या उसके खिलाफ है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हैं? क्या ये इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही हैं? क्या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वायलेट कर रही हैं? जब तक कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे, मैं समझता हूं कि ये जज अगर चैलेंज भी हुआ तो वो क्या कहते हैं उनकी चैलेंज डिसमिस हो जाएगी। और ये डिसाइड कौन करेगा जज साहिबान? ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड करेगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से चारों सूबों से जज, देखिए नए जजेस कोई नहीं आ रहे, इन्हीं जजेस में से इस वक्त जो 17 जजेस हैं, इन्हीं में से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी है। पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती थी। मैं आपको अर्ज करूं, हम अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब वो आर्टिकल 184 का कोई केस सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाती है। लेकिन अब जुडिशियल कमीशन बनाएगा ना, अब चीफ जस्टिस का इख्तियार तो ले लिया गया है सर। एक मिनट, एक क्रिमिनल केसेस सुनते थे वो क्रिमिनल बेंच हो जाती थी। अच्छा। जो सिविल केसेस बनते थे वो सिविल बेंच हो जाती थी। अब ये उन्होंने ये कर दिया, मखसूस कर दें कि हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा। ताकि हर सूबे को ये ना कहे उस सूबे के जो जज है उसको नहीं रखा गया। पहले आपको पता था चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से 3 जज बैठा के 184 के नीचे सुओ मोटो लेके फैसला कर देते थे, जिसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं होती थी। फिर बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया जिसके अंदर राइट ऑफ अपील दी। पहले देखे ना, 3 जज बैठ के फैसला कर देते थे एक इंसान की जिंदगी का। वैसे सर अब कम से कम आप देखिए, आपने वैसे अपना नाम तो डिसाइड कर लिया है पीपल्स पार्टी ने? किसके लिए? आप तो है ना सर इस कमेटी में, या पार्लियामेंट्री कमेटी? जी, मैं इस कमेटी के अंदर हूँ, मैं इस कमेटी में। सर वैसे वजीर आजम को भी इख्तियार होता है कि वो अपनी काबीना में किसको रखे, किस ओहदे पे पोर्टफोलियो उसका चेंज करे, तो चीफ जस्टिस साहब को कुछ तो इख्तियार होना चाहिए। देखिए, अब बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब बाकी बेंचेस को बनाएंगे। चीफ जस्टिस तो एक ही है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो एक ही है, वो बाकी तमाम बेंचेस वही बनाएंगे। मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएगी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके चेयरमैन है, जिसके अंदर 4 क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं। ये कोई बाहर से लोग जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई बाहर से नहीं आई है, ये एक इंटरनल फैक्टर ही है। खाली ये समझे कि जो चेंज आया है, अब इसके अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ जजेस को मर्ज करके एक कर दिया गया। चलिए, ये 2 कमेटीज होती थी, अब ये एक कमेटी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फारूक नाइक साहब, एंड गुड लक टू यू जी। और फारूक नाइक साहब से पूछा गया कि भाई क्या अदालत में चैलेंज होगा, तो उन्होंने कहा हो सकता है, देखना ही होगा कि अदालत ये देखती है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है अदालत का कहीं वो तो मैं एक सिर्फ चीज़ जानना चाह रहा था, अब ज़ाहिर है कि वक्त मुख्तसर था, वो ये था कि इस आईनी तरमीम के नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा वो इस मामले को क्यों कर देखेगा, जबकि इसी आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा? तो वेरी इंटरेस्टिंग। ये आप देखते हैं, वो खुद भी कह रहे हैं, अभी देखते हैं होता क्या, ये लॉ जो है वो कैसे ऑपरेट करता है। ये हमें फारूक नाइक कह रहे थे। अच्छा, आगे क्या है जी? आगे ये है कि 26वीं आईनी तरमीम पे, जैसे कि हमने आपको बता दिया था, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिया, अब ये दस्तूर बन गया है और वकला बरादरी ने आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का साथ में ऐलान भी कर दिया है। और इसकी वजह ये कही गई है, हामिद खान कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए वोट निकाल दें तो नंबर्स पूरे नहीं होते हैं, हम आइन और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीनियर तरीन जज को ही
चीफ जस्टिस मानेंगे, ये कहना था हामिद खान का। और जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस लगाया तो तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब ये आप देख लीजिए, आबिद ज़ुबैरी भी फरमाते हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं कि आइन का दिफा करेंगे, इंसाफ को दफन नहीं होने देंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने भी अपना नुक्ता नज़र उसमें दिया कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। फिर उसके बाद अली अहमद कुर्द साहब, आपको याद होगा 2007 की जो जजेस बहाली की तहरीक में एक बड़ा कलीदी किरदार था उनका। और एहतजाज हसन साहब खामोश है, नहीं वो मैंने देखा था एक स्टेटमेंट आया। अच्छा ठीक, अच्छा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है जी अली अमीन गंडापुर, कहते हैं कि ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास मैंडेट नहीं है। और इस पर ज़रा बात कर लेते हैं आप जी। हमारे साथ मौजूद हैं खावर घुम्मन साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खावर साहब, हमने बड़ी गुफ्तगू की, हमारे साथ फारूक एच नाइक साहब मौजूद थे जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा होंगे। तो अगर आप सुन पाए हों तो हमने उनसे यही जानने की कोशिश की थी इब्तदाई तौर पर। एक तो प्रोपोर्शन के हवाले से तो फिर बात वही हो गई कि वो कहते हैं कि मखमल में लपेट के मामला वही हुआ कि पहले वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्ट चुनाव करना था, अब यह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें हुकूमती अक्सरियत हो कि अददी, वो चुनाव करेगी चीफ जस्टिस साहब का। तो वो काफ़ी उन्होंने वक्त के बाद इस चीज़ का कहा कि हाँ प्रोपोर्शनल ही है। तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे इसके अंदर, बिल्कुल मेरिट पे होंगे जो फैसले होंगे इस पार्लियामेंट्री कमेटी में आपकी नज़र में? पहले तो ये, और फिर प्रोटेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। देखें, बुनियादी जो वो बात कर रहे थे ना कि जो ढांचा है पाकिस्तान के आइन का, क्या उसके ऊपर असर आएगा। कल आपने तमाम अखबारात के अंदर जो तबसरे तजिए पाकिस्तान के अक्सरियत जो आइनी माहिरीन हैं उनकी राय के मुताबिक, देखें पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जो भी सेनेट और नेशनल असम्बली के अंदर जितनी भी पार्लिमानी कमेटीज होती है ना, उसका तरीक़ाकार है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 20-25 साल से कवर कर रहा हूँ, हर पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो हुकूमत वक्त होती है उसकी अक्सरियत होती है। और ये एक मेजॉरिटी का एक कानून है, एक असूल यही होता है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है उसकी अक्सरियत होती है क्योंकि उसने हुकूमत करनी होती है। अब ये जो पार्लिमानी कमेटी बनी है इसके अंदर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक हुकूमती पार्टी की अक्सरियत होगी। मतलब ये आपने अच्छा सवाल किया कि वो कल भी बात हो रही थी कि फार्म 47 वालों की जो किस्मत का फैसला फार्म 47 वाले मुतय्यन करेंगे कि कौन जजेस होंगे जो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। कल एक ये भी आर्गुमेंट पेश किया जा रहा था। तो सवाल यहाँ पे यही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर्म 47 को साइड पे भी रख दिया जाए, एक हुकूमत है जिसके जाहिर है कि वो चाहती है कि अदलिया, बेसिकली अदलिया और मुकन्नना और इंतज़ामिया ये अलग अलग सुतून है ना, सबसर्विएंट तो आप नहीं कर सकते उनको कि हुकूमत के ताबे आ जाएं। अब ये जहाँ पर अक्सरियत है, क्योंकि आपको याद होगा पहले एक 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिसमें 4-4 की रिप्रेजेंटेशन थी, 4 गवर्नमेंट के 4 ऑपोजिशन के, लेकिन यहाँ पर 8 और 4 का रेशो है। तो ये तो कोई भी भले बड़ी वैलिड भी हुकूमत हो, अगरचे जो लोग ये इस मफरूज़े पे बात कर रहे हैं कि फॉर्म 47, लेकिन वैलिड भी हो तब भी ताबे तो आप अदलिया को कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें दो और चीजें हैं। हर 3 साल के बाद जो 3 जजेस होंगे सीनियर मोस्ट, जो कल भी आर्गूमेंट भी पेश किया जा रहा था, अखबारात के अंदर लिखा भी गया, बड़े आईनी माहिरीन ने बात की कि 3 जजेस वो 3 साल कोशिश में रहेंगे कि हम हुकूमत की गुड बुक्स में आ जाएं, क्योंकि हम में से एक बंदे को एक चीफ जस्टिस चुना जाए, ये बात होगी की जाएगी प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद वही हुकूमत फैसला करेगी, जजेस की परफॉर्मेंस का ऑडिट करेगी। ये इंतहाई अहम नुक्ता है कि अगर जज किसी के हवाले से एक वो कमेटी या कमीशन वो अपनी राय दे देगी तो उसके ऊपर उसको निकाला जा सकेगा। इसके बाद जनाब आला यही हुकूमत वो बेंच बनाएगी उस बेंच के सामने अभी आपने सवाल भी पूछा कि हुकूमत का कोई मुकदमा पेश होगा हुकूमत के हक में या हुकूमत खिलाफ या जो भी लेके जाएगी उसी बेंच के सामने, और उस बेंच का तयन कौन करेगा? वही हुकूमत करेगी। काफी ज्यादा मामलात हैं जिसके ऊपर बहस मुबासा हो रहा है। एनीवेज ये हमारे जो है मोहतरम जजेस साहिबान उन्होंने फैसला करना है। क्या ये चैलेंज होगा? क्योंकि वकला जो हैं उनके बयानात भी हमने बता दिए, उनका रिएक्शन क्या है। आपको लगता है तहरीक चलेगी, चैलेंज होगा? क्या सूरत आगे जाके बनेगी इसकी? देखिए जी, चैलेंज तो 100% होगा, लेकिन बात वही आ जाती है कि चैलेंज होगा किसके सामने? चैलेंज होगा उस बेंच के सामने जिसको हुकूमत वक्त उसका तयन करेगी, उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो उसके अंदर क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, इसके ऊपर बहस हो रही है।
बाकी जो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन सर यहीं पे आता है ना। क्वेश्चन ये मैं ज़ाहिर है कि फारूक एच नाइक से नहीं कर पाया था, लेकिन ये सवाल यही है कि इस आईनी तरमीम जिसको चैलेंज किया जा रहा है उसके नतीजे में बनने वाले बेंच के सामने क्यों कर रखा जा सकता है? क्या इस पे स्टे दिया जा सकता है? क्या इसको विदहेल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है कि जब तक इसका फैसला नहीं आता? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा जो कि जुडिशियल कमिशन बनाएगा, That's what जो I'm- इस आईनी तरमीम के नतीजे में यही जुडिशियल तो बात कमीशन की है। फॉर्मेशन हुई है, ये कैसे होगा? कल जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ केसेस लगे तो वहां पे 2-3 जजेस साहिबान है, जैसे मंसूर थे, जैसे आयशा थी, एक और जज साहब ने भी ये बताया कि अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि कौन सा मामला आईनी है और कौन सा गैर आईनी है, किसको हमने सुनना है और किसको नहीं सुनना। और ये मामला उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद गंभीर होगा। देखें नहीं तो उन्होंने कहा था ना फरूक नसीम साहब ने कि जो भी सियासी केसेस होंगे सब आईनी केसेस बन जाएंगे। और वैसे तो हर केस वो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसानी हुकूक का मामला है तो फंडामेंटल राइट्स का मामला तो फिर वो भी आईनी केस बन जाता है, आर्टिकल के तहत आते हैं। जी देखिए इसके ऊपर जो पिटिशनर्स है ना, फर्ज करें वो जो बेंच जो है ना वो स्विचिंग करते रहेंगे। जी मेरा मामला तो आईनी है, मैंने आईनी बेंच के सामने जाना है। वो जो आईनी वाला है वो जाएगा जी नहीं जी मेरा तो आईनी मामला नहीं है, मेरा तो सिविल का मामला है, या मेरा क्रिमिनल मामला, मैं तो आपके साथ सामने पेश नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर ये अब इस बात का कौन तयन करेगा कि ये जो केस है ये आईनी है या गैर आईनी है? हाँ जी। उसका तयन करने के लिए भी आपको तीसरा आपको एक बेंच जो गैर आईनी है या तीसरा आपको रेफरी बनाना पड़ेगा, तीसरा बेंच बनाना पड़ेगा ताकि वो फैसला करे कि ये केस कौन किस बेंच के सामने जाना है। तो काफी ज्यादा अनॉमलीज हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर मेरे ख्याल में काफी मजीद बहस होगी। वकला तहरीक का वकला तहरीक वैसे आपको लगता है इसमें जो बयानात हैं कोई तहरीक की शक्ल बन पाएगी कि नहीं? देखिए अभी तक जो फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन ग्राउंड जो हमें ये बयानात आपने जो भी सुनाए हैं ये तो सारे वो लोग हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अच्छा वकला बरादरी आपने जिक्र किया 2007 का, तो वहाँ पे ऑल अक्रॉस लाइक जो नजरियाती इख्लाफात के बावजूद सारे PMLN पीपल्स पार्टी सारे जो मुख्तलिफ वकला के ग्रुप थे वो सारे मिल गए थे। यहाँ पे तो जाहिर है 2-3 बड़ी सियासी जमातें हैं, JUIF है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और बाकी MKM है, वो सारे एक साइड पे खड़े हुए हैं। लिहाजा उनके साथ जो इत्तेहादी वकला ग्रुप्स है तो वो तो डेफिनेटली इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा उस अंदाज से मुझे तो नहीं लगता कि एक जो है जोरदार वकला तहरीक जो है बने, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि एक रिसीविंग एंड पे है और उनको मुझे मुनीर मलिक साहब का एक स्टेटमेंट याद आ रहा था जब इनिशियली प्रपोज हुई थी ये, उन्होंने ट्वीट किया था कि जी हम तो 26 अक्टूबर को समझेंगे मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस, वरना तहरीक के लिए तैयार हैं। देखिए अब जो सदी साहब जो अहम सवाल ये है कि यहाँ पे खबरें हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक ज्यादा चांसेस मंसूर अली शाह साहब के ही चीफ जस्टिस बनने के हैं। अच्छा लेकिन मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वो चीफ जस्टिस जो है उनके पास इख्तियारात क्या होंगे? उनके पास तो कोई इख्तियार ही कोई नहीं होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? असल तो मसला ये है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके जो नुक्ते हैं क्या एज सच उसके ऊपर अमल दरामद होना या नहीं होना। अब वो मंसूर अली शाह बन जाए या तो कोई और बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन एक राय ये भी सामने आ रही है कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी के इसके ऊपर ये जो चैलेंज होगी तो फिर चैलेंज क्या फुल कोर्ट उसके ऊपर बैठेगा। मेरे ख्याल में यही बात की जा रही है कि एक दफा पूरा सुप्रीम कोर्ट का सारे जो जजेस हैं फुल कोर्ट मीटिंग हो वो बैठ के इसके ऊपर फैसला करें। ठीक है, सब देखते हैं 26 तारीख तक क्या होता है। थैंक यू सो मच। 25 से ही हमें आइडिया शुरू हो जाएगा, होपफुली उससे पहले भी आइडिया हो जाए। आज तो 22 तारीख हो गई है, अब क्या कर रहे हैं हम? वक्फा। थैंक यू वैसे खबर साहब, थैंक यू सो मच। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करें लाहौर शहर की, इंतहाई खूबसूरत शहर, लेकिन जब मौसम सरमा आता है तो स्मॉग जो है वहाँ पर अपने डेरे डाल लेता है और उसकी वजह से हम ये देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो नंबर्स आ रहे होते हैं बड़े परेशान कुन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शहर अगर आलूदा हो, स्मॉग अगर उसमें हो तो फिर लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। आँखों की जलन, इन्फेक्शन, लंग्स के से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ऐसे में उसको कॉम्बैट करने की बहुत कोशिश की जा रही है। मसनूई बारिशें भी बरसाई जाती हैं लेकिन वो टेम्पररी मेजर्स हैं। सो लाहौर में क्या सूरत हाल है? अलमास हमारे साथ। लाहौर में वैसे तो
एक एवरेज अगर बताया जाए तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 345। अब जाहिर है 1 से 50 तक ठीक होता है, 50 से ऊपर फिर सेंसिटिव एयर ग्रुप्स के लिए जिनके फेफड़ों वगैरह में मसाइल हैं उनके लिए ख़तरनाक, और उससे ऊपर फिर आप सोच सकते हैं। तो जहाँ 345 है, कई जगह पर कम या ज़्यादा भी होगा, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं सूरत हाल क्या है। मज़ीद क्या सिचुएशन है, क्या प्रेडिक्शंस हैं स्मॉग के हवाले से, क्लियर होने के हवाले से, हमें अलमास बता रहे हैं। जी अलमास बताइएगा आप इससे मुतालिक। अशफाक, ये स्मोक तो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि लाहौर में आपने खुद ही बता दिया कि इतनी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। तो वो ये मैं कहूँगा कि ये कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कोविड में तो हमें मालूम पड़ जाता था कि फ़ौरी हम बीमार हो गए, टेम्परेचर हुआ और हम भागे डॉक्टरों की तरफ, लेकिन इस दौरान स्मोग ऐसी है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कितना कार्बन अंदर इनहेल कर चुके हैं। जब तक वो फेफड़े बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते तब हमें जाके पता चलता है। तो इस वक्त भी मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, आपने 345 बताया, एक जो US कौंसल जनरल है लाहौर में, उनका जो लगे हुए हैं वो 321 बता रहे हैं, जबकि इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात वो 273 बता रहे हैं। असल में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और जो US कौंसलेट लाहौर में है उनका वो एक चलता है, उनका ये कहना है कि हमारे पास बिल्कुल अप टू डेट होता है और US कौंसल खाने के पास अप टू डेट नहीं है, या उनके जो इक्विपमेंट है वो इस तरह के नहीं है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि लाहौर इस वक्त इंतहाई आलूदा है, दुनिया का आलूदा तरीन शहर, और दूसरे नंबर पर यकीनन भारतीय शहर दिल्ली है। और दिल्ली की भारतीय पंजाब की वजह से ही लाहौर वाले इतनी बीमारियों का उसमें शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी जो इंडियन पंजाब में, अमृतसर में और दूसरे शहरों में उनकी जो फसलों की बाकियात को आग लगाई जा रही है, उसका असर यहाँ पे हमें हो रहा है इस वक्त भी। और ये हम हर साल ही इस तरह के मसाइल देखते हैं। थैंक यू अलमास, आपने हमें अपडेट्स दी। सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पंजाब जहांगीर अनवर हमारे साथ हैं। जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच। बताइएगा, हर साल ही हम देखते हैं स्मॉग संगीन सूरत हाल लाहौर में इख्तियार कर लेती है, कमी करने के लिए इकदाम किए जाते हैं, लेकिन इस एक साल की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, क्या किया गया है अब तक, क्या स्टेप उठाए गए? जी सदर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि लाहौर के हवाले से लाहौर क्या है। लाहौर में 15 मिलियन आबादी है, 1.5 करोड़ लोग हैं, 45 लाख 4.5 मिलियन मोटर बाइक्स हैं, 1800 बाइक्स डेली ऐड ऑन हो रही हैं सिस्टम में, 13 लाख गाड़ियाँ, वैन, ट्रक, बसेज हैं लाहौर के अंदर। अच्छा। लाहौर के सराउंडिंग में 1200 भट्टाजात हैं। लाहौर के अंदर 68 इंडस्ट्री है। लाहौर बड़ी तेजी से तरक्की करता हुआ शहर है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं सैकड़ों की तादाद में, जो प्लाजाज और डेवलपिंग हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं। अब ये सारी, और इसके जैसे मैंने बताया कि 1.5 करोड़ आबादी जो है, उसके साथ 4 मिलियन कुक स्टोव्स हैं, चूल्हे हैं जो जलते हैं। ये सारा धुआं कहाँ जाता है? ये सारा धुआं फजा में रहता है। प्लस जो इंडिया है, जो इंडियन पंजाब है, चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक, ये सारे का सारा इस वक्त वो भी स्टबल बर्निंग हो रही है वहाँ पे, उसका सारा धुआं 30% जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो इंडिया का है। प्लस जो लाहौर के साथ नारोवाल और चावल की जैसे काश्त हुई 66 लाख एकड़ पे काश्त हुई, 6.6 मिलियन एकड़ पे, उसकी जितनी रेजिड्यू है, जो उसकी बाकियात है फसल की। अच्छा जहांगीर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं अगर इस वक्त AQI की डिटेल्स, क्योंकि आपको पता है जो आप बात कर रहे हैं वो सारा डेटा हमारे पास इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। इस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो लाहौर में 345 है, दिल्ली में 309 है, यानी कि इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है, हम भी कर रहे हैं और कंपैरेटिवली। अच्छा, ये जो आपने व्हीकल्स का डेटा शेयर किया, तो मुझे नहीं लगता कि लाहौर का कराची से कोई कंपैरिजन हो सकता है इस एतबार से, क्योंकि यहाँ डस्ट भी है, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया भी बड़ा है, यहाँ पर वहाँ से भी आपको इमिशंस तरह तरह की होती हैं, प्लस गाड़ियाँ जितनी चलती हैं। लेकिन इस वक्त कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर माई सरप्राइज इट्स 154, यानी कि इट्स डबल से भी नीचे है। तो देर आर अदर रीजंस। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सिलसिला शुरू हुआ था चाइना से, आपके इल्म में है कि वहाँ पर 10 तरह के मसाइल थे, चीज़ें थीं, लेकिन उनका पर ईयर 2017 ऑनवर्ड से उनका जो ये जो PM2 पार्टिकल्स का लेवल है वो नीचे आके 31 mcg तक आ गया है। क्या किया है उन्होंने, क्योंकि हमारा ज़ाहिर है कि ब्रदर कंट्री है एक लिहाज से, जो हम नहीं कर पा रहे। अच्छा इशफाक, पहले तो मैं बता दूं आपको, आपने बड़ी अच्छी बात की। कराची जो है वो हमसे बड़ा शहर है लाहौर से,
और वहाँ पे क्यों नहीं है? एक तो आपने अगर माशाल्लाह कराची में जो आपकी हवा चलती है उसकी वजह से वो सारा डिस्पर्स हो जाता है। लाहौर में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, बल्कि लाहौर में जो ईस्ट विंड कॉरिडोर है जो इंडिया की तरफ खुलता है और जी, इंडियन जी। सारी जो है वो विंड जो है इस तरफ को आती है। लेकिन सेड दैट उसके बाद जो आपने चाइना की मिसाल दी, ये बेसिकली ना 60s में लंदन को भी ये प्रॉब्लम थी। जी, जी। इसी तरह यूरोप के बहुत सारे शहरों में ये स्मॉग जो थी ये बहुत बड़ा एक फिनोमेना था जिसको उन्होंने टैकल किया। रिसेंट यस एग्जांपल चाइना है। उन्होंने सफर किया है तकरीबन वो दहाई चाइना से बीजिंग में कोई याद होगा 2009 की जो ओलंपिक्स थी उसमें भी वहां पे स्मॉग इतनी ज्यादा थी कि वो एक इशू था। जी, जी, वी तो रिमेंबर उन्होंने दैट। 400 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करके 400 अरब डॉलर उन्होंने अपने पूरे का पूरा एक सक्सेस स्टोरी दी दुनिया को। उन्होंने रिवर्स किया है सारे प्रोसेस को। उसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उनकी मास ट्रांजिट सारी इलेक्ट्रिक पे चलेगी। उनकी जो वहां पे उन्होंने मैनेज किया इसको, इसमें बेसिकली एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजी और ह्यूज फंडिंग इसमें चाहिए होती है। जैसे आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त बात हो रही है, पाकिस्तान सिर्फ 1% से भी कम GHG कंट्रीब्यूट जी, जी। करता है ग्रीन हाउस गैसेज में, जबकि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 7 मुल्कों में है जो सबसे ज्यादा इस वक्त वल्नरेबल हैं और डेंजरस हैं। इसीलिए फ्लड्स, ये ग्लेशियर मेल्टिंग और इस तरह के सारे हमारे अच्छा सर, एनवायरमेंटल हम इश्यूज आ आपको रहे यहाँ हैं। पर लेकिन रोकेंगे जहांगीर साहब, काइंडली वक्त थोड़ा निकालिएगा, एक ब्रेक ले हमें, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे तो थोड़ा सा इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे कि सोल्यूशन आखिर है क्या, क्या हमारे इख्तियार में है भी कि नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10:02 हो चुके हैं। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। और बात यह है कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी बिफोर वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर रहे थे। पिंडी में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैन लगा के पिच को सुखाने का काम जारी है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस पर बड़े ज़बरदस्त कमेंट लोगों के आए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है तो वो बाहर नहीं जानी चाहिए मुझसे। कमेंट जो है ये टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इस पे हम मजीद कितनी बात सूखेगी पिच, ये हम आगे ये जाके आपको देखेंगे, बताएंगे। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये तीसरा मैच भी। अब इसका हम ताल्लुक भी एनवायरनमेंट से है वैसे। यस, इससे पहले हम बात कर रहे थे बिलखुसूस लाहौर शहर की, क्योंकि वहाँ स्मॉग का बड़ा मसला है और दिल्ली से जिस तरीके से सारी स्मॉग की एक ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है वो बड़ा मसला है। तो हमारे साथ मौजूद है जहांगीर साहब, उनसे बात करते हैं जो कि सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। थैंक यू सो मच जहांगीर साहब वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसको कॉम्बैट करने के लिए किया क्या जा रहा है। लास्ट ईयर भी मसनूई बारिशें बरसाई गई, लेकिन वो एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही सोल्यूशन है या कुछ और पाइपलाइन में है? जी, इसमें मैं अर्ज करूँ सदफ के बेसिकली हर साल पिछले 9 साल से ये फिनोमेना लाहौर को दरपेश है। पिछले सालों में हम इसको स्मोक मैनेजमेंट का नाम देते थे कि जो ही सितंबर अक्टूबर आता था तो पूरी इंतजामिया मुतहरिक हो जाती थी और एक्शंस चीजें करें। जैसे भी आपने कहा आर्टिफिशियल रेन वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो की जाती थी। इस दफा जब नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट ने नई सोच के साथ इसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये पहले सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, इस दफा होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, जिसमें ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमे जो भी इसके सबकी जिम्मेदारियां अलग-अलग बना के उनके KPIs और टारगेट्स करके दिया। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है अब वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी और मिड टर्म दोनों में जा रहा है, जिसमें उसने कोई 10,000 ई-बाइक्स दी गई प्रोग्राम को देने का। उसमें ई-बाइक्स दी गई जिससे जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया था 4.5 मिलियन जो गैसोलीन बाइक्स हैं वो सारे स्मोक होती हैं सारी। ई बाइक्स जो हैं ये इको फ्रेंडली हैं। इसी तरह जो ई बसेस हैं, क्योंकि मैस ट्रांजिट बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शवाक बात भी की थी कि चाइना ने कैसे इसको रिवर्स किया, तो वो मैस ट्रांजिट पे शिफ्ट किया उन्होंने पूरे बड़े अपने तमाम बड़े शहरों को। उन्होंने कोल माइंस पे कार्बन एमिशंस पे भी कंट्रोल किया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अव्वल तो हम ये भी कह सकते हैं ना, अगर कंपैरेटिव उस एनालिसिस पे जाएं, कराची का मैंने तस्करा किया था, जाहिर है कि यहाँ पे की इंडस्ट्री बड़ी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हवा, कभी कभार यहाँ पर हवा का कम दबाव भी बन जाता है, लेकिन उन दिनों भी अगर आप नोटिस करें तो वहाँ पर AQI नहीं बढ़ता। तो इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एज वेल, कि इंडिया की वजह से हमारे यहाँ मसाइल आते हैं। लेकिन ये एक चीज़ जहन में रखने वाली है सेक्रेटरी साहब कि ये मसला गरीब या अमीर की तखसीस का नहीं है, क्योंकि इससे सभी मुतासर होंगे एंड वी डोंट इवन नो द एक्सटेंट कि वो कितना उससे मुतासर हो सकते हैं। तो इस बारे में कुछ संजीदा सोच है कि हमने, ये तो चले फायर फाइटिंग मेजर्स है ना हमारे, लॉन्ग टर्म हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं? क्या हम इंडिया से बात करेंगे इस पे? जी अशफाक साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। इसमें जो मैं आपको बता दूं कि लोगों का नुकसान कितना हो रहा है कि पूरी दुनिया में 7 मिलियन 70 लाख लोग फजाई आलूदगी से हर साल डेथ होती है उनकी। पाकिस्तान में 2.5 लाख डेथ्स होती हैं आलूदगी की वजह से।
ये बहुत अलार्मिंग फिगर है, क्योंकि हमारे यहाँ कैंसर को उसकी ज़ाहिर है जब स्टिक होती है तो तभी पता चला था कि किसी को रेस्पिरेटरी कैंसर, लंग कैंसर, ये अस्थमा है, ये सारी बीमारियां जो हैं ये इसी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हैं। आपने ठीक कहा कि ये अमीर गरीब सारे उसी ब्रीथ कर रहे होते हैं उसी एटमॉस्फेयर में, लेकिन आप ये देखें कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इनको जब तक मिटिगेट नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा व्हीकलर ट्रैफिक, ये बहुत बड़ा एक इशू है। इसको हम जिस तरह भी कांग्रे से पकड़े उधर से पकड़े कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जितने भी इश्यूज आए हमने उसको सेफगार्ड्स नहीं लिए। और अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारे व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने आके इसकी चेंज किया, इसके कानून में अमेंडमेंट की है कि हमारे पंजाब में विक्स इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एक सिस्टम है, और उसके लिए सिर्फ 3 विक्स के अंदर, एक तमाशा काकू में था, एक गार्डन टाउन में था और ठोकर न्यास बेग पे था। गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज किया है। प्राइवेट वर्कशॉप्स जो हैं ठीक है। व्यूअर्स भी देखें अभी अपने आप को कि किसने आज तक अपनी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया होगा। जहांगीर अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और जाहिर है ये एक बड़ा इशू है, इस I पर wish, बहुत ज़्यादा काम की भी ज़रूरत है। लेकिन सुन नहीं पाए थे हमने कि क्या होता है और किस तरीके से इस बार इस पर मजीद काम किया जाता है। अच्छा जी, अब क्या? अब हम बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो बहुत कम यूजुअली डिस्कस होता है लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हम देखते हैं बच्चों में हम इसको काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, वो है लुकनत यानी कि हकलाना। कुछ बच्चे बात करते करते स्टटरिंग करते हैं और गुफ्तगू के दौरान अल्फाज पूरी तरह से उनके नहीं निकल पाते ज़बान से, एक हुर्फ को बार बार दोहराते हैं और काफ़ी उनको ज़्यादा मुश्किल होती है ओवरकम करने में इस सिचुएशन को। इस इशू का बच्चे शिकार बचपन से ही होते हैं। तो ज़बान में लुकनत या हकलाहट एक कोई मर्ज़ तो नहीं है, लेकिन इससे छुटकारा हासिल करना पॉसिबल है कि नहीं, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हार्वर्ड स्कूल है उसकी तहकीक ये बताती है कि आम तौर पर 2 से 6 साल की उम्र के दरमियान 5 से 10% बच्चे हकलाहट का शिकार होते हैं। अच्छा जी, तो और फिर ये है कि ऐसे लोग गुफ्तगू के दौरान बड़ी मुश्किल से अपना जुमला मुकम्मल करते हैं और अक्सर अपनी बात जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहिला खातून, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बेसिकली कोई बीमारी है, डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, ये है क्या कहा जा सकता है इसको? देखिए, बीमारी तो नहीं है, डिसऑर्डर कहला सकता है। तो जैसे बोलने के कई मसले मसाइल होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें जो स्टैमरिंग है या स्टटरिंग है ये एक डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, रीज़न है कोई इसकी? देखिए, इसके तो कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है वो डेवलपमेंटल रीजंस होते हैं, जिसमें बच्चे की लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, जिसमें बच्चा ज़बान सीखता है, जैसे बोलना सीखता है। उस वक्त वो तुतलाहट और हकलाहट दोनों का शिकार बाज़ बच्चे होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन अमूमन तुतलाहट एक आम होता है जो बच्चों में होता है, हकलाहट भी होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो उसमें से निकल आते हैं, जो कि वो फुली 5 ईयर तक जब पहुंचते हैं, 5 साल तक, तो उनकी जो है फ्लुएंसी आ जाती है। लेकिन जिन बच्चों में मतलब जो स्टैमरिंग वाली जो कंडीशन होती है, अगर वो 3 महीने से ज़्यादा यानी परसिस्टेंटली अगर वो 6 मंथ तक जो है वो स्टटर करता है, तो इट्स मीन कि उसका डेवलपमेंटल जो स्टटरिंग है वो उसमें स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इसका क्या किया जा सकता है? किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके किसी एक्सपर्ट से रब्ता किया जा सकता है? देखिए, पहले तो हमने ये देखना होगा कि उसकी जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम है क्या उसकी फैमिली में है, जेनेटिक तो नहीं है। अमूमन जैसे फादर को है या मदर को है, तो ये रीज़न भी हमने सॉर्ट आउट करना है, इसलिए कि बच्चों को वो माहौल मिला हुआ है कि उसको जो है ना वो स्टैमरिंग वाली जो है वो सुनने को मिल रही है ना घर में। तो पहले तो उनको फोकस करना पड़ेगा कि पेरेंट्स में से किसी को है। और दूसरे नंबर पर ये है कि अगर बच्चा जैसे स्कूल जाता है, स्कूल में जैसे बच्चे जो है एक दूसरे से बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, तो वो हो सकता है कि जो वो स्टैमरिंग को अडॉप्ट कर लें। अच्छा, बाज़ औक़ात किसी ऐसा होता है कि किसी घबराहट की वजह से अच्छे खासे बड़े लोगों को हम देखते हैं नॉर्मली उनकी गुफ्तगू सही होती है, लेकिन किसी एक जगह जाके वो अटक जाते हैं, स्टैमर करना शुरू कर देते हैं, उसका ताल्लुक किस चीज़ से होता है? देखिए, वो तो एक वो स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे आप स्टेज पे जाते हैं पहली दफ़ा, तो आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, ठीक है, या फिर अक्सर जो है ना जो बच्चे होते हैं एग्जामिनेशन का या वाइवा का फोबिया होता है, तो उसमें भी जो है ना वो अटक के या वो जब उस कंडीशन से वो निकलते हैं यानी उस सिचुएशन से, तो वो बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन जो स्टैमरिंग होती है वो तो ऑल द सिचुएशन जो है उनको ऐसे ही वो बोलना पड़ता है, तो वो एक डिसऑर्डर्स होता है। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, इवन सिंगर कुछ ऐसे
जो गुफ्तगू करते हैं तो वो हकलाते हैं, लेकिन जब वो गाना गाते हैं तो बड़े फ्लो में बड़ा खूबसूरत गाना गाते हैं। तो ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसकी वजह ये है ना कि देखिए बोलते हम अचानक है, हमें ये नहीं पता होता कि हमने जो है बोलना क्या है, और जो गाने होते हैं उसके बोल आप जो है ना उसको याद करते हैं, वो एक ले में होता है। और जो समथिंग टू डू विद मेमोरी एज वेल? नहीं, मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उसके जो नहीं बोल जो होते हैं ना उसको पता होता है कि अब इसके बाद मुझे ये बोलना है, इसके ये बोलना है। अब बच्चे पोएम्स वगैरह अगर पढ़े जो स्टैमरिंग वाले करते हैं वो उसमें नहीं अटकेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्या उतना बेहतर होगा बोलने की? बिल्कुल एग्जैक्टली। जो स्टैमर करते हैं वो अगर प्रैक्टिस करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है, अगर वो डायलॉग बार बार उसकी प्रैक्टिस करेगा तो वो अपने उसमें नहीं अटकेगा। तो पेरेंट्स को बहुत पेशेंट होना चाहिए। तो घर में कैसे फिर उनके साथ बातचीत रखें? देखिए अव्वल तो ये देखना पड़ेगा कि पेरेंट का जो वो होता है स्टाइल होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन का, वो देखना पड़ेगा कि वो कितनी तेज़ी में बच्चों के साथ बात करते हैं। सबसे पहला जो वो होता है फैक्टर वही होता है कि पेरेंट्स बड़ा फास्ट वे में बच्चों से बात करते हैं, और जब वो फास्ट में जो कि बच्चा जो है उसके ये स्पीच मैकेनिज़्म जो होता है ना वो इतना मैच्योर नहीं होता, और वो अपने पेरेंट्स के जो स्टाइल को, चाहे बच्चा अपने बड़ों से हर चीज़ पिक करता है तो उस फास्टनेस को पिक करने के लिए वो जब वो जल्दी बोलता है तो उसमें वो अटक जाता है। अब वो जो अटकना उसका जो बार बार होगा तो वो फिर उसका वो आदी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आप पेरेंट्स को ये करना है कि पहले तो ये देखिए कि उनका स्टाइल क्या है, कितना वो फास्ट वे में बोल रहे हैं उसको वो रिड्यूस करें। दूसरी बात ये कि बड़ा पीसफुली यानी कि सॉफ्टफुली जो है ना पॉज दे दे के बात करें, ताकि वो उसी तरीके से साथ बिठा के बच्चे से आई टू आई कांटेक्ट बना के उसकी बात सुने और उसको उसकी बात कंप्लीट करने दें, फिर आप अपनी बात कहें। जी बिल्कुल, उसको इंटरप्ट नहीं करें। जैसे अक्सर पेरेंट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरप्शन करते हैं बच्चे के, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, आराम से बोलो, यूँ करो, तो बच्चा जो है वो प्रेशर में और आ जाता है, उससे उसकी स्टैमरिंग में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अगर आप इनडायरेक्ट वे में बच्चे की करेक्शन करेंगे कि बच्चे को फील भी नहीं होगा तो बच्चा बड़ा स्मूथली आराम से बड़ा रिलैक्स होकर अपनी बात बताएगा। ये जो डिजिटल मीडिया का आज हद से ज़्यादा यूज़ है कि यानी कि 6 माह का बच्चा नहीं हुआ था, इवन उससे भी पहले उसको हम मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, तो वो भी आपकी ये जो डेवलपमेंटल जो एज आपकी होती है इसके अंदर ये रुकावट डालता है आपकी स्पीच से लेके बाकी चीज़ों को लेके, इसमें इश्यूज आते हैं। देखिए अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो है ना मोबाइल से जो है ना स्टैमरिंग हो सकती है, मोबाइल से लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे ऑटिज़म का है, ऑटिज़म का शिकार हो जाता है मोबाइल से। अच्छा। तो वो एक अलग डिसऑर्डर है। ठीक है, जो स्टैमरिंग वाली वो होती है वो डिस्फ्लुएंसी कहलाती है कि आपकी बात में रवानी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी रिपीटेशन होती है, प्रोलॉन्गेशन, खींच के बोलते हैं, ब्रोकन वर्ड्स होते हैं। तो ये वो होते हैं कि जिसमें जो है एक तसलसल नहीं होती। अगर कोई एक मेच्योर एज में आ चुका है, बचपन में उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या अब अगर वो थेरेपी करवा सकें तो क्या उससे कोई फ़ायदा होगा उनको? मतलब जो बड़े एज के वो होते हैं, वो देखें वो डिपेंड करता है कि अगर वो वाकई चाहता है कि मेरे अंदर वो हो कि उसकी मोटिवेशन इतनी ज़्यादा है कि वो चाहता है कि मैं बेहतर हो जाऊं, रेगुलरली सेशन ले, और जो थेरेपिस्ट उसको जो मैनेजमेंट बता रही हैं उस चीज़ को अगर वो करें, मैनेज सही तरह से करें, तो उसकी स्टैमरिंग में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहिला, आपने बहुत मुफीद हमें मशवरे दिए। इस हवाले से पेरेंट्स को ज़रूर गौर करना चाहिए, तहम्मुल के साथ बच्चे की बात सुने और उसको किसी तरीके से इस पोजीशन में न लाएं कि वो एम्बैरस फील करे या शेम फील करे कि वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है। अच्छा जी, कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक है। 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। आईनी दरख्वास्त में वफाक को फरीक बनाकर तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, और दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट को अदालती उमूर में तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। राजा मोहसिन से मज़ीद जान लेते हैं। राजा मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है और इसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मोहम्मद अनस नामी दरख्वास्त गुजार ने वकील अदनान खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वफाक को भी फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं है। इस दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है
उसके खिलाफ है। आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई है। इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जस्टिस तकर्री के जुडिशल कमीशन को भी उसकी जो कॉम्पोजिशन थी, उसकी जो हैयत थी, उसको भी तब्दील कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। ठीक है राजा मोहसिन, थैंक यू। अच्छा, ये तो राजा मोहसिन एजाज ने बता दिया। अब इसके असरात जो हैं वो आफ्टर शॉक्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे महसूस किए जा रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी चैलेंज की गई है। दरख्वास्त गुजार हैं इलाही बख्श एडवोकेट। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। आईनी तरमीम की सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करार दी जाएँ। इस पर असगर उमर हमें मज़ीद बता रहे हैं। जी, आज जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है इलाही बख्श एडवोकेट की तवज्जो से, उसमें कैबिनेट डिवीजन और जस्टिस और पार्लिमानी अमूर की वजारत को फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त पूरा क्योंकि प्रैक्टिसिंग लायर है और उसे अदलिया की आज़ादी से बरहरास्त बेनिफिशरी है, तो उसे जब ये मुताला किया तो ये 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचा है, क्योंकि इसमें इंतजामिया का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जजों की तकर्री में। और अब जजों की कारकर्दगी भी सियासतदान अगर लेंगे तो इससे अदलिया की आज़ादी इंतहाई मुतासिर होगी। और ये अदालत जिसमें आइन में ज़मानत दी गई थी कि बुनियादी स्ट्रक्चर को तबाह नहीं किया जा सका या इसमें तब्दीली नहीं की जा सकेगी, ये मुतासिर होगा। तो आज ये वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और इस्तदा की गई है कि ये फौजी नौयत का मामला है, इसकी समाअत आज ही की जाए। जी ठीक है असगर उमर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बताएं कि यहाँ पर ये जो गाड़ियों से सामान की चोरी होती है, ये वैसे एक अलमिया है, ऐसे वारदातें होती हैं और इसकी सीसीटीवी फुटेज बेसिकली गुलिस्तान जौहर में एक वाक़या पेश आया है, ब्लॉक 2 में वो फुटेज सामने आई है। इसमें होता क्या है कि ये सामान आनन फानन वहाँ से चोरी करके ले जाते हैं, साइड से एक मिरर तोड़ के। और यहाँ पर आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखाया जा सकता है कि मुलजिम ने बिला खौफ ख़तर काफ़ी देर तक गाड़ियों में बैठकर सामान चोरी किया और उसे बोरे में भरा। मुतासर शहरी ने लाखों रुपए मालियत के सामान की चोरी पर पुलिस से रब्ता कर लिया। अब आप ये देखिए कि डैशबोर्ड में कितने ख़ास तौर पर आपकी स्क्रीन्स होती हैं और इसके साथ साथ आपकी बाकी कीमती गैजेट्स होते हैं जो अंदर मौजूद होते हैं। और फिर यह है कि बाज़ औक़ात एक एक पुर्जा अगर आप एसी का वेंट तक अगर लेने के लिए जा रहे हैं और इफ़ यू हैव अ जैपनीज़ कार तो आपको वो भी हज़ारों रुपए में मिलता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा पैनल से चीज़ें निकाल कर जिस तरह से यहाँ पर लेके गया है वो शख्स, आप सोचिए कि कहाँ जाके उसने बेचना होगा, ये भी सब अंदाजा कर सकते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं अफजल खान से। अफजल बताइएगा, अब ये लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी हुआ है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जो मुतासरा शहरी है उसने तो पुलिस को आगाह कर दिया और पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज और दिगर जो शवाहिद हैं उनकी मदद से इस वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये बेखौफ मुलजिम जो कि खुद गाड़ी में सवार होकर आया और उसने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद बाकायदा दूसरी गाड़ी के अंदर बैठ गया और बोरे के अंदर उसने गाड़ी में जो फिट नेविगेशन सिस्टम, दूसरे जो कीमती अशिया थी वो सारी बोरे में भरी और उसके बाद यहाँ से आनन फानन चला गया। पुलिस अब तक इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द अज जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। इस किस्म की वारदातें शहर के अंदर मुसलसल बढ़ रही हैं। चलिए जी अफजल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये देखना चाहिए कि ये अगर इसने चोरी किया है तो इसकी खपत कहाँ पर है, ये कहाँ बेचा जाएगा। अगर वो कंसोल लेके गया है, अगर वो साइड पैनल के बटन्स लेके गया है, छोटी छोटी चीज़ें लेके गया है, तो किसी ऐसी जगह वो लेके गया होगा जहाँ पर उनको खरीदा जा सके। तो यहाँ पर कराची में बड़ी मार्केट्स हैं जी, बल्कि बिजनेस है पूरा, इंडस्ट्री इसे अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। और मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी तो बताएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलें जी, यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपडेट दें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज़ भी तेज़ी रही और 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 739 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 86,796 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त। माहिरीन कहते हैं कि सितंबर का करंट अकाउंट एक बार फिर सरप्लस रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी भी बढ़ रही है, वरना करंट अकाउंट के साथ हम खसारा लगाते थे, लेकिन इस बार सरप्लस रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होना ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं। चलें जी, तो ये हमें अशफाक ने बता दिया, अच्छी खबर बता दी। अब ज़रा हम आपको कुछ और इशू की तरफ ले जाते हैं और वो है पोस्ट ऑफिस के हवाले से। एक ज़माना था
जब घर घर आकर डाकिया खत दिया करता था या जो भी मैसेज होता था वो कन्वे किया जाता था, मनी ऑर्डर पोस्ट होता था, चीजें भिजवा देते थे। पेपर पे लिखने का जब ज़माना था और ख़त लिखे जाते थे। लेकिन अब हुआ ये है कि अब ये पोस्ट ऑफिस जो है कराची में बात करूँ तो ये बंद हो रहे हैं और इसकी तादाद बताई जा रही है कि 15 ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं इसकी एक वजह हम जानना चाहेंगे। और ज़ाहिर है अब ज़माना डिफरेंट आ गया है, अब मुख्तलिफ प्राइवेट जो है वो कंपनीज आ गई हैं, राइडर आते हैं, वो आपका जो भी पार्सल होता है वो डिलीवर कर देते हैं। लेकिन तो डिलीवरी का सिलसिला जारी है, बट चीज स्टिल वो पोस्ट ऑफिस का जो एक होता था एक ज़माना, नहीं ज़माना क्या, मैं अभी आपको एक बात बताऊं, ये पिछला जो दौरे हुकूमत था तहरीक इंसाफ का, उस दौरान जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी खासा इस पे काम किया था और उस वक्त पोस्ट ऑफिस के जरिए जो लेटर्स पहुंच रहे थे, जो चीज़ें पहुंचती थी वो वक्त पर पहुंचना शुरू हो गई थी। मनी ऑर्डर्स वगैरह पहुंचाना, पार्सल्स पहुंचाना और कंपैरेटिवली ये जो बाकी सर्विसेज हैं उनसे चीपर रेट्स पे। तो क्या वजह है कि अब ऐसा नहीं हो पा रहा और ये सडनली ये फैसला किया गया है कि 15 पोस्ट ऑफिस बंद होना। तो अनवर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं। अनवर, ये कौन कौन से इलाके जहां बंद किए गए हैं और ये जो स्टाफ है उसका क्या हुआ और ये सडनली खसारे में क्यों चला गया ये पोस्ट ऑफिस? जी देखिए, पाकिस्तान कराची की अगर बात की जाएगी तो पोस्ट ऑफिस जनरल समेत मजमूई तौर पर 179 डाकखाने कराची के अंदर फ़ाल थे और काम करते हैं। और वफाकी हुकूमत के एक फ़ैसले के तहत कि जब रवा माही पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा था, एन उसी दिन कराची शहर के अंदर 15 डाकखाने इस बुनियाद के ऊपर बंद कर दिए गए कि वहाँ पे बुनियादी तौर पर वो जो सहूलियत है वो नापैद थी, जिसके पेश नज़र ये इक़दाम उठाया गया है। कराची के अंदर अगर बात करेंगे तो मजमूई तौर पर ज़िला गरबी के अंदर 5 है, शर्क़ी के अंदर 6 हैं और उसके साथ साथ ज़िला वस्ती के अंदर 3 डाकखाने के जिनको बंद किया गया। इनमें सबनाबाद है, अख्तर कॉलोनी है, क़य्यूम कॉलोनी, JPMC का है, बहरिया टाउन का है, इस्लामिक सेंटर है समेत मजमूई तौर पर ये वो इलाके हैं जिनको बंद किया गया है। और पोस्ट मास्टर जनरल ये बताते हैं कि यहाँ पर वो बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ नॉन डिलीवरी काम किए जाते थे। नॉन डिलीवरी काम ये होते हैं कि जहाँ पर मेल बुक की जाती है और मज़ामीन की तरसील होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टाफ है, जो अमला है, उसको बरकरार रखा जाएगा और दूसरे डाकखानों के अंदर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। अलबत्ता CBA ने इसके ऊपर खासा एतराज़ किया है। उनका कहना यह था कि मेयारात को आगे बढ़ाना चाहिए था और ज़राए आमदनी बढ़ाने के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते थे। 4000 अफराद पर मुश्तमिल जो अफरादी क़ुव्वत है वो कराची के शहरियों को बेहतरीन सहूलत फराहम करती। अलबत्ता इन डाकखानों को, जो कि जिनकी तादाद 15 है, इसके अंदर ज़्यादातर नाइट डाकखाने शामिल हैं, उनको बंद करने के नतीजे के अंदर शहरियों को मुश्किलात का सामना होगा। तफसीलात ज़ल के हवाले से खासा अच्छा इक़दाम सामने आया था। ताहम पोस्ट मास्टर जनरल ये बताते हैं कि इस सूरत हाल के तनाजुर के बाद अब कराची के 7 अजला के अंदर 7 नाइट डाकखाने की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे बात करें कि जितनी रीच पोस्ट ऑफिस की हुआ करती है, जितना ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, जितने लोगों तक एक्सेस है, शायद ही किसी के पास। और डिफरेंट जो हम प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं वो तो मुख्तलिफ इलाकों में है, बहुत उनका जो ऑपरेशन लेवल है, स्टाफ है, वो भी कम है। सो इसको बेहतर किया जा सकता है जदीद तकाज़ों से कंप्यूटराइज्ड करके, सारी चीज़ों को अप टू डेट करके। तो वो सब उसके लिए फंड्स भी दिए जाते होंगे, तो वो क्यों नहीं किया गया इतने अरसे में? जी सदफ, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस इस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले निजी शोबों में जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी जानिब से भी तफसीलात और दीगर जो बुक्स होती हैं, जो दीगर मेल होती हैं, उनको एक मुकर्ररा मुकाम तक पहुँचाने के लिए एक ख़ास हद तक इनके ऑप्शन मौजूद है निजी इदारों के। तो वो इससे आगे जाने के लिए, पहुँचाने के लिए खिदमात लेते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की। ताहम इसके साथ साथ अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के काम का कहना यह है कि जदीद ऑटोमेशन अंदाज के अंदर 7 नए डाकखाने शुरू किए जा रहे हैं और मौजूदा जो स्टाफ है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। ये बेसिकली अपग्रेडेशन है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये तबाहाली है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट भी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मकसूद अहमद बलोच साहब का, जो कि पोस्ट मास्टर जनरल है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टाफ है इसको भी रीअसाइन किया जाएगा और दूसरा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि कराची के जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर नाइट का भी एक पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। तो दैट सीम्स टू बी अ गुड डिसीजन कि अगर ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अनवर खान साहब, आपने हमें तमाम तर तफसील से आगाह किया। और बहरहाल मॉडर्नाइजेशन और ये सारी चीज़ें, भाई एक ज़माना था जब घर घर जाके लोगों को जगाया जाता था, एक ड्यूटी ये भी होती थी, एक जॉब ये भी होती थी, लेकिन फिर अलार्म का ज़माना आ गया तो ये जॉब भी ख़त्म हो गई। सो बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं। का भी ज़माना है, अब अल्लाह रहम करे। और ख़त अब कोई लिखता भी नहीं है, बाय द वे। लिखते हैं अभी भी ब्रेक लेते हैं। मैं फिर इस पे ब्रेक ले रही हूँ, पूछती हूँ।
वेलकम बैक वंस अगेन। और पाकिस्तान ने इंडोनेशिया में होने वाली छठी एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। और चैंपियनशिप के हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान टीम पहली, काज़ाकिस्तान की टीम दूसरी और मलेशिया की टीम तीसरी पोजीशन पर रही। सो बैनुल-अक़वामी इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी जी दिखाई है, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 2 हीरोज़, शाहजेब और हारून। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शाहजेब और हारून। ये ज़रा बताइएगा, शाहजेब पहले आप स्टार्ट कर लें कि भाई कितनी तैयारी थी इस इवेंट की और आपको यकीन था कि हम जीत जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने शो पे इनवाइट किया और खुशी मुझे काफ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैं आपका सवाल सही से नहीं सुन आपको शो की ज़्यादा खुशी आने की या जीतने की ज़्यादा खुशी है शाहजेब? नहीं, मुझे जीतने की ज़्यादा खुशी और इस बात की खुशी होती है कि हमें इस तरह अगर हाईलाइट करते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं तो ये कमाल एक हौसला अफजाई होती है। जी बिल्कुल। तो हारून वैसे ये बताएं कि भाई इसके लिए ज़ाहिर है आप पहले भी प्रैक्टिस करते रहे होंगे, और लेकिन आपको यकीन था कि वहाँ पर भी जाके आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? जी, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे गोल्ड से नवाजा, और इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत थी। हमारे कोच, फॉरनर कोच मास्टर यूसुफ करामी ने हमारे साथ बहुत मेहनत किया। इस चैम्पियनशिप के लिए हम लोगों ने 3 महीने ट्रेनिंग की और बहुत हार्ड वर्क किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 6 ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। अच्छा शाहजेब, आपको टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, सो किन किन फाइटर से आपका सामना रहा, और दूसरे आपको क्या लगता है क्या वो आपकी स्किल्स हैं, किन वजूहात की बिना पर आप बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो अवार्ड दिया गया बेहतरीन एथलीट होने का, बेस्ट प्लेयर अवार्ड जो मुझे मिला, वो मेरी 5 फाइटें हुई थी सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जो मैंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए थे, तो उस बिना पे जो है ना मुझे ये बेहतरीन जो है ना फाइटर का अवार्ड मिला। क्योंकि ये जितना मैच अच्छा खेलते हैं, पॉइंट गैप से खेलते हैं, तो तब आपको जाके ये वो बेस्ट प्लेयर अवार्ड देते हैं। तो वहाँ की प्लेयर्स की तैयारी में और आपकी तैयारी में वैसे फ़र्क आपने क्या देखा? उनकी न्यूट्रिशन, उनकी डाइट, उनका डिसिप्लिन, क्या फ़र्क था आप लोगों में और उनमें? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ तो हालात पता ही आपको, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं होती। फेडरेशन जितना करती है हमारे साथ हेल्प करती है, और हमारे जो कोचेज़ हैं जैसे कि मास्टर यूसुफ करामी, तो वो ज़ाहिर है कि ओलंपियन और वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराते हैं। अब वहाँ के प्लेयर्स बेहतर है हमसे, डाइट के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, लेकिन हमारे अंदर एक ये चीज़ होती है कि जज्बा होता है लड़ने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से माँ बाप की दुआएं, फैमिली की सपोर्ट, तो ये एक चीज़ हमें होती है कि हम उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप लोगों के हारून, आप बताइएगा क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहते हैं आगे? हर प्लेयर का एक ही गोल है कि वो जो है ना ओलंपिक्स में मेडल ले, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले और वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए। तो मेरी भी यही विश है कि हम ओलंपिक्स में मेडल ले पाकिस्तान के लिए, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ले, और काफ़ी बड़े इवेंट्स है, ग्रैंड प्री, ग्रैंड स्लैम, ये इन टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चलिए ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हारून शाहजेब हमारे साथ थे, दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, एंड लेट्स सी कि ये लोग मजीद आगे चलें जी। अब ज़रा बात कर लेते हैं आज जिस चीज़ की हम तस्करा करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि इंसानी जिस्म को काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़ैट्स की भी किसी हद तक शायद होती हो, कार्ब्स की भी होती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चाहिए होती है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में माहिर ग़िज़ाइयत हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं जी, प्रोटीन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम प्रोटीन को थोड़ा सा ना अंडररेटेड ले लेते हैं कि नहीं छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ दाल वाल खा लेंगे। एनिमल प्रोटीन की भी ज़रूरत है, वेजिटेबल प्रोटीन अंडररेटेड नहीं। लोग आजकल जो डाइट कॉन्शियस है, पता नहीं समहाउ वो कहाँ से उन्हें टिप्स एडवाइस मिलती है, वो कहते हैं जी गोश्त खाना छोड़ दें, आजकल वीगन हो जाएं। अच्छा वीगन होके देखिए, अल्लाह ताला ने हम पे गोश्त हलाल किया है ना, हज़ारों सालों से खा रहे हैं, हज़ारों सालों से खा रहे हैं। ये खाने का भी तो एक तरीका होता है, सिर्फ गोश्त ना खाएं, गोश्त को बैलेंस करके सब्जियों के साथ खाएं, अच्छा डाइजेस्ट होगा। अच्छा गोश्त
गोश्त को गलत तरीके से पका के खाते हैं ना तो वो बीमारी की वजह बनता है। गलत तरीका है उसको डीप फ्राई करना, गलत तरीका है उसमें प्रिजर्वेटिव डालना, उसको जिस तरह नगेट्स में और कबाब्स की शक्ल में फ्रीज़ होके चीज़ें मिल रही हैं उनका इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा सॉसेस का यूज़ करना, उनको और तरीके से मतलब जिसको हम ओवर कुक कर देते हैं जिसमें सारे उसके वाइटमिन्स जल जाते हैं, इस तरीके से रॉ भी ठीक नहीं होता है। रॉ भी ठीक नहीं होता। एक मीडियम टेम्परेचर पे गोश्त को पका के खाएंगे तो हेल्दी है क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हम पे हलाल मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि एनिमल और प्लांट बेस्ड इसमें फ़र्क है, क्या फ़र्क क्या है? प्रोटीन तो प्रोटीन, प्लांट मतलब दालें, चना, लोबिया, किडनी बीन्स, ये सारा प्लांट बेस होता है और इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और एनिमल होता है जो गोश्त है हमारे, अंडे हैं, चिकन है, बड़े का छोटे का गोश्त है, इसमें एनिमल प्रोटीन होता है। अच्छा, प्लांट में कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, जैसे पूरे अमाइनो एसिड्स नहीं होते। प्रोटीन जो खाते हैं हम तो हमारी बॉडी में जाके अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स में जाके रेड मीट कितना इम्पोर्टेंट है? वीक में 2 से 3 दफ़ा लेना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी को, बहुत ज़रूर। तकरीबन आधा कप, तकरीबन अगर मैं कहूँ कि एक दिन में आपको 250 से 300 ग्राम वीक में 3 दफ़ा लेना है तो टोटल तकरीबन 1 किलो, तो आपने एक इंसान ने 1 किलो रेड मीट हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर खाना है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा खाएं तो फिर ज़्यादा, देखिए ज़्यादा खाएं तो फिर और भी तो चीज़ें हैं ना, फ़िश है, चिकन है, कीमा है, वो भी खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं 300 to 350 ग्राम पर मील पे कह रही हूँ कि एक एडल्ट ने लेना है रेड मीट तो वो वीक में 3 टाइम्स लेना है, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। तो इट्स अ बैलेंस डाइट। उसको आप सब्जियों के साथ बैलेंस कर लें तो आपकी बॉडी में देखिए मसल की प्रोटेक्शन के लिए, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए ये प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इम्यूनिटी को, आपकी हेल्थ को मैं ये पढ़ रही थी कि इसमें है कि हाथ पाँव में सूजन, बालों, नाखून, जिल्द के मसाइल, बुजुर्ग अफराद में पट्ठों के खिंचाव, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूरी है क्योंकि देखिए हमारे पास हेयर फॉल की शिकायत आ जाती है, नेल्स टूट रहे हैं उसकी शिकायत, स्किन ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है उसकी शिकायत आ जाती है, इनफैक्ट गम्स से खून आ रहा है, दांत कमज़ोर हो रहे हैं, कैल्शियम को भी सपोर्ट प्रोटीन ही करता है, ठीक है ना। देखें 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इतनी सी साइंस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इसके साथ 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। कैल्शियम आ जाता है मिनरल्स में, प्रोटीन आ जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट में। माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है बॉडी में एब्जॉर्ब होने की, जब वो वर्क करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा। हम विटामिन डी के कैप्सूल पी लेते हैं, रोज़ उठते हैं, कैल्शियम की टेबलेट खा लेते हैं, प्रोटीन नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। एक बात बताएं, तो ये जो चिकन और फिश वगैरह खाते हैं वो दे आर नॉट इनफ, रेड मीट लाजमी है? रेड मीट भी खाना चाहिए। देखें लिमिटेड क्वांटिटी में रेड मीट भी खाना चाहिए, चिकन भी खा लें, फ़िश भी खा लें। चिकन देखें आजकल बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोवर्सी में हुआ है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैं उसमें, लेकिन ये जो फिश और रेड मीट इज़ द बेस्ट। लीन मीट खाना चाहिए, फैट वाला रेड मीट नहीं खाना चाहिए। डाइटिंग के नाम पे जो लोग रोटी और रेड मीट खाना छोड़ देते हैं, खुदा ऐसा ना करे, बाद में जाके आपको इसके असर पता चले। बिल्कुल पता चलता है। अच्छा, ओवर एक्सेसिव मीट भी ना खाएं। अब कीटो की शक्ल में लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, वो भी नुकसानदेह। ज़्यादा प्रोटीन किडनी खराब कर दे। सब खाएं, लिमिट में खाएं, और लिमिट में इसलिए खाएं कि आपकी जेब पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। एग्जैक्टली, असल बात है। थैंक यू हिना फॉर कमिंग, मुख्तसर वक्त में ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, समझ जाएं आप लोग जी। चलें, बस आपसे इजाज़त चाहने का वक्त, शाद आबाद रहिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए।